हेलो नमस्कार। मैं गौतम सर। आज का जो आपका टेस्ट हुआ था उसका आज सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे, सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और आप भी साथ साथ में अपना चेक करते रहेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। तो चूँकि ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ में है, पीपीटी में है नहीं, तो हम इसी पर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 साथ साथ में आप भी बनाते चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या दिया है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है जी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका चाल है जी? व्यक्ति का चाल है। साथ में दिया है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने पर जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी क्या होगा? तो दूरी क्या होगा आप बताइए। अगर हम धारा की दिशा में, ये व्यक्ति चल रहा है और एक जो है आपका धारा का चाल दिया हुआ है साथ साथ में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति का है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए, अब दो केस बनते हैं। एक केस बनता है कि धारा भी उसी दिशा में है और व्यक्ति भी उसी दिशा में है। एक केस बनता है कि व्यक्ति मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है और धारा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी व्यक्ति भी उधर चल रहा होगा और धारा भी उधर ही बह रही होगी, तो दोनों का चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो आप बताइए, चाल यानी स्पीड बराबर ये जुटेगा तो ये 6 दू कितना हो जाएगा? 8, और धारा के विपरीत दिशा में घट जाएगा, यानी 6 में से 2 घटा तो आपका कितना हो गया जी? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। और आपको पता होगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा जो है टाइम का रेशियो होता है। तो बताइए, स्पीड का रेशियो 8:4 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:8 हो जाएगा। अच्छा, अब इसने दिया हुआ है कि दिशा में दूर जाते हैं तो उसे 4 घंटे का अधिक का समय लगता है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर जो है 4 है, और 4:4 का मान जो है 4 घंटे, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया जी? 1 घंटा हुआ, यानी 4 का मान भी कितना हो गया? 4। तो आप बताइए, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है जी? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। आप बताइए, चाल कितना है जी? 8, और समय कितना है जी? 4, यानी 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आप उतार लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, तो हटा दें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए, हटा दे रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे चलता है। कितने बजे चलता है जी? 10 बजे चलना शुरू करता है। 10 बजे चलना शुरू करता है और उसकी चाल जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है जी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से प्रारंभ करता है, और उसका भाई उससे 1 घंटे बाद, जो उसका भाई है उसके 1 घंटे बाद, यानी कि ये 10 बजे से चला है तो ये जो है 1 घंटा 15 मिनट बाद, यानी कि 11:15 पर चलना शुरू करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 पकड़ लेता है। तो बताइए स्कूटर की चाल क्या होगी? तो आप ये बताइए, एक लड़का है अपने घर से सुबह 10 बजे चलता है और उसका भाई जो है 11 बजे से चलना प्रारंभ करता है, और उसका भाई 1:30 बजे जाकर पकड़ता है। मानकर चलिए ये लड़का है, आप चोर सिपाही वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कोई 10 बजे चला है
और 10 बजे से चला है तो कितने बजे तक पकड़ा गया है? 1:30 पर पकड़ा गया है। यानी कि अब उसका भाई जो है 11:15 से पीछा किया है और पीछा करते करते 1:30 पर पकड़ा है। तो आप ये देखिए कि जो ये लड़का चला है 10 बजे से चला है और कितने बजे तक चला है जी? 1:30 बजे तक चला है। तो आप बताइए टोटल कितने समय तक चला हुआ है? तो बताइए 10 के बाद 11, 12, 1 यानी कि 3.5 घंटा चला हुआ है। कितना चला हुआ है जी? 3.5 घंटा चला हुआ है। आप बताइए अब यहाँ से अगर हम दूरी निकालें, क्या निकालें जी? दूरी निकालें तो बताइए टोटल दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल कितना है? 12। चाल कितना है जी? 12 गुणा समय कितना है जी? समय है आपका 3.5 घंटा। समय कितना है जी? 3.5 घंटा यानी 3 दूना के 6, 6 1 7, 7/2 लिख सकते हैं। 3.1/2 को हम 7/2 लिख सकते हैं। अब बताइए जो कटता है काट दीजिए, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा जी? 7 छक 43। कितना हो जाएगा जी? 7 छक 42, 42 किलोमीटर। तो हमारा दूरी हो गया 42 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया जी? 42 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए जो उसका भाई चला हुआ है कितने बजे से? 1:15 बाद, मतलब कि 11:15 से, तो वो कितनी देर में, उसका चाल कितना है? जिस स्कूटर से पकड़ा हुआ है उसका चाल क्या है? तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी। चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटा में क्या होगा जी? चाल बराबर दूरी बटा में समय। टोटल दूरी है कितना? 42 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। अच्छा, उसका भाई जो है 11:15 से 1:30 के बीच में चला है, यानी इतना ही चल करके पकड़ा है, यानी कि वो पकड़ा है 2 घंटे 15 मिनट में। कितने में जी? 2 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट को बदल दीजिए किस में? घंटे में। तो आप इसको अगर काटेंगे तो 2.1/4 यानी कि 4 दूना 8, 8 और 1 हो गया 9, 9/4 हो गया, यानी 42/9 और 9/में कितने? 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर। अब जो कटता है काट दीजिए, जो बच जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा। चलिए काटते हैं। अब 3 से काटा जाएगा तो तीतीली के 9 हुआ। अच्छा, 3 से काटा जाएगा तो 14 तिया क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 14 चौका 56 और 56 में हो गया 3। 14 चौका 56 और 56/3 हो गया। अब देख लीजिए कोई अगर ऑप्शन होगा तो 18 तिया 54, 54 और 2 कितना हो गया? 56। 56 में क्या हो गया जी? 3 हो गया। यही आपका क्या है जी? आंसर है। चलिए उतार लीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए कुछ नहीं करना था इस सवाल में। आप जैसे हमने बताया कुछ नहीं। आप ये देखिए कि एक लड़का कितने से कितने के बीच, 10 से लेकर के कितने के बीच में चला हुआ है जी? तो 10 से लेकर 10:30 1:30 बजे तक चला हुआ है। तो टोटल समय कितना चला? 3.5। और चाल कितना है? 12। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपने निकाल दिया दूरी। अब दूरी निकाल दिया तो जिस भाई ने पीछा किया है वो कितना चला? 11:15 बजे से 1:30 बजे के बीच में, यानी टोटल चला है 2.25 घंटा। कितना चला है जी? 2.25 घंटा। और 2.25 घंटा का मतलब है 9/4। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, और काट कूट कर लीजिएगा 56/3 यानी कि 18.2 में क्या आ जाएगा जी? 3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। आप होप समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या की और 40 सेंटीमीटर बेलनाकार छड़ को गलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं, तो गोलियों की संख्या क्या होगी? यानी इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक बेलन है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक कोई बेलन है और बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है जी? तो 40 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। और बोल रहा है
कि कोई एक गोला, इसको गलाकर गोला बना रहे हैं और इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है जी? 1 सेंटीमीटर है। तो बताइए नंबर ऑफ गोली कितनी होगी, यानी इसका संख्या कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो इसका आयतन है वो इसका आयतन है, गुणा कर बराबर कर देंगे और वो हमारा मान आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, बताइए अब अगर बात करें हम लोग गोले का आयतन का, तो गोले का आयतन क्या होता है जी? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। क्या होगा जी? 4/3 पाई आर क्यू। जबकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर एच। आप बताइए एन गुणा, पाई से पाई काट देते हैं, पाई से पाई खत्म हो गया। अब बताइए 4/3 आर है, आर का मान कितना दिया हुआ है? 1 है, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, छोड़ देते हैं, बराबर। यहाँ पे आर का मान देखिए, यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है 30 गुणा 30 गुणा एच का मान दिया हुआ है 40। कितना दिया हुआ है जी? 40। अब जो कटने लायक है काट दीजिए। 4 से हमने काट दिया 10 बार में। कितने बार में काट दिया जी? 10 बार में। तो n बराबर, बताइए ये जाकर इधर गुणा हो जाएगा, तो तीली के 9, 9 तिया 27 और 27 पर 1 0 2 0 3 0, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए इनको। चलिए उतार लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हो गया, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। कुछ नहीं करना है। इस तरह के एक सवाल, अब मान लीजिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपका यहाँ पे अभी गोला दिया हुआ है, कुछ और भी दे सकता है, बेलन दिया हुआ है, कुछ और भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ के आयतन को क्या कर देते हैं जी? बराबर कर देते हैं। दोनों तरफ के आयतन को क्या करते हैं जी? बराबर कर देते हैं। चलिए आप बना दिए होंगे, नोट कर दिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो इसका आंसर कौन सा था? 27,000 था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। चलिए दिया हुआ है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत को क्रमशः 8 घंटे में और 12 घंटे में जोतती हैं। यदि वे बारी बारी से 1 घंटे काम करती हैं तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करती है, तो जुताई कितने बजे पूरी हो जाएगी? चलिए देखिए, इसने बोला हुआ है कि एक ने 8 घंटे में और दूसरे ने कितने घंटे में किया है? 12 घंटे में। ये मान लीजिए अगर गंगा है और ये मान लीजिए सरस्वती हैं, तो गंगा ने किया है 8 बजे और सरस्वती ने किया है 12 घंटे में। तो बताइए दोनों का क्या हमने लेते हैं? 8 और 12 का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। एलसीएम कितना होगा? 24। आप बताइए 8 3 के 24, इनका इफिशियंसी कितना हो गया? 3 और इनका इफिशियंसी कितना है जी? 2। तो 8 3 के 24 और 12 दूना 24। आप बताइए ये कह रहा है कि यदि वे बारी बारी से 1 घंटे काम करें तो गंगा 9 बजे पूर्वाह्न में काम शुरू करती है, तो जुताई जो है कितने बजे से होगा? आप बताइए। हमने क्या किया, बारी बारी से न करा करके एक साथ ही करा दे रहे हैं। जैसे हम गंगा और सरस्वती को साथ साथ में काम कराएंगे, तो बताइए एक दिन में काम कितना होगा? एक दिन का अगर हम काम देखें, एक दिन में काम ये 3 करती हैं, ये 2 करती हैं, तो अगर दोनों साथ में अगर हम काम करा दें गंगा और सरस्वती को, तो ये हो जाएगा 2 दिन, और 2 दिन में टोटल काम कितने हो गए? 5। गंगा और सरस्वती के 2 दिन का काम कितना हो गया? 5 हो गया। आप बताइए हमको किसके पास पहुंचना है? 24 के पास पहुंचना है। तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें? 4 से गुणा कर दिए। तो इधर जब 4 से गुणा होगा तो इधर भी 4 से गुणा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 दिन में हमारा, या 8 दिन नहीं है, सॉरी घंटा है, तो इसको घंटा कर लीजिएगा। 8 घंटा यहाँ भी कर लीजिएगा घंटा। तो 8 घंटे में 5 चौका 20 काम हमारा हो गया। 8 घंटे में 5 चौका 20 हमारा काम हो गया। अब बताइए, अब फिर से गंगा करेगी तो 1 घंटा और अगले वाले घंटे में
गंगा ने काम किया तो कितना काम कर दिया? 3। अब बताइए हमारा समय हो गया 9 घंटे और 9 घंटे में काम कितना हो गया है? 23 काम हो गया। काम कितने हो गया जी? 23 काम हो गया है। अब काम बचा हुआ है 1, काम बचा हुआ है 1 और क्षमता है 2, यानी 1 घंटे में ये 2 काम करती है। 1 घंटे में सरस्वती अगर 2 काम करती हैं तो इसका मतलब है कि 1 बचा हुआ काम वो आधे घंटे में कर देंगी, यानी हमारा टोटल समय लगेगा 9 आवर 30 मिनट। कितना लगेगा जी? 9 आवर 30 मिनट। कितना लगेगा? 9 आवर 30 मिनट। आप बताइए 9 बज रहा था, जब सुबह में कितना बज रहा था जी? मॉर्निंग का यानी सुबह का 9 बज रहा था, सुबह का 9 बज रहा था। अब सुबह के 9 बजे में अगर हम 9:30 को जोड़ देते हैं तो बताइए 9 घंटे सुबह के 9 में 9 घंटा 30 मिनट आप जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9 3 12 और 6:30, यानी शाम का कितना बज जाएगा जी? शाम का 6:30 बजेगा। शाम इवनिंग में कितना बजेगा जी? इवनिंग यानी पीएम में 6:30 PM होगा और यही इसका क्या होगा जी? आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, आसान से फिर से समझ लीजिए। करना क्या है? दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो अलग अलग काम करा रहे हैं वो साथ में करा दीजिए। तो 2 दिन का काम हो गया आपका 5। तो बताइए 8 दिन में 1 घंटे में, हमारा दिन में दिमाग चल रहा है, तो 8 घंटे में हो गया तो 20। अगले घंटे की या तो 3 हो गया काम 23। अब बचा हुआ काम 1 है और क्षमता 2 है, यानी कहने का मतलब 1 लड्डू बचा हुआ है और हम जो है एक बार में 2 लड्डू खाने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि हम आधे बार में ही एक को क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। यानी 9 आवर 30 मिनट लगा। अब सुबह में 9 बजे काम शुरू हुआ था। अगर ये भी नहीं करने आ रहा है, कुछ मत करिए, 9 में 9 आवर 30 मिनट जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 30। 9 9 हो गया 18 और 18:30 का मतलब होता है 6:30 PM हो गया। चलिए आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हो गया होगा, बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका 6 नंबर, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है जी? चलो अगला आपका क्वेश्चन है कि सीता 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा करती है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसे खाते में कितनी राशि मिलेगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है? इसका कहने का मतलब है कि राशि कितनी मिलेगी आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर इस सवाल को देखा जाए तो आप पहले ये निकालिए कि साधारण ब्याज इसको मिल कितना रहा है। साधारण ब्याज यानी PRT होता है, आप यही होता है PRT अपॉन 100। आप बताइए 5,000 की राशि है, 5,000 की राशि है, 10% गुणे 2 अपॉन कितना हो गया? 100 अपॉन कितना हो गया? 100। जो कटता है काट दीजिए, बाद बाकी छोड़ दीजिएगा। 2 बार में कटा तो ये हो गया 100 और ये कितना हो गया जी? 200। यानी कहने का मतलब है कि सीता 5,000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करती है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उससे खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी? अब बताइए। अब इसको बोला है कि अगर वो अर्धवार्षिक ब्याज हो जाए, कितना हो जाए जी? अर्धवार्षिक ब्याज हो जाए तो आप बताइए, अब जब अर्धवार्षिक ब्याज होगा, जब ये अर्धवार्षिक ब्याज होगा तो अर्धवार्षिक ब्याज के सेंस में क्या होता है? आप जो 2 वर्ष है वो 4 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष हो जाएगा जी? 1 2 3 4,
कितने वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, यानी 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ करके 4 हो जाएगा। और 10 जो है 5-5 के रेशियो में हो जाएगा, 5-5 के रेशियो में होगा। अब बताइए, जब सक्सेसिव में 5 और 5 का मतलब होता है 10.25, 5 और 5% का मतलब होता है 10.25, और 10.25 और 10.25 का मतलब होता है 21.10 के आसपास, 21.10% के आसपास होता है। अब ये बात समझ में नहीं आया आपको कि कर क्या दिए? देखिए सिंपल भाषा में आप समझिए, हमने किया क्या है, चीज़ों को करना क्या चाहते हैं और क्या कर दिया है हमने। अब खुद सोच कर देखिए, इसने बोला है कि 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए जी? 2 वर्षों के लिए। जब 2 वर्षों के लिए आप ऐसा करेंगे, 2 वर्षों के लिए अगर आप करते हैं तो 5,000 रुपये की राशि जो है इतनी इतनी हो जाती है। आप बताइए, जब अर्धवार्षिक हो जाता है यानी छमाही हो जाता है तो एक जो वर्ष होता है 2 वर्ष के बराबर हो जाता है। जो 2 वर्ष है वो कितने वर्ष के बराबर? 4। और जो आपका रेट ऑफ इंट्रेंस होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि जो 10 है वो आपका क्या हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा, यानी कि टोटल 21.10% के आसपास होगा। अगर हम इसको भाग कर दें, अगर हम इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर देते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो आपका हो जाएगा लगभग 5,000 का 21 दशमलव कितना है जी, 10% के आसपास मान लीजिए। कैलकुलेट करने पे आपका लगभग जो है 77.50 आ रहा है। कैलकुलेट करने के पश्चात कितना आ रहा है जी, 77.50 आ रहा है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो आप थोड़ा सा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बात बाकी आप उतार लीजिए चीज़ों को। अच्छा, बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं समझ पाए हैं? देखिए सिंपल से बात समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये बताइए, फिर से देख लीजिए, अगर आप डाउट में हैं तो फिर से दोबारा देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं हम, कहने का हमारा अर्थ ये है कि मानकर चलिए कि सीता जो है कोई राशि 10% पर 2 वर्षों के लिए दी है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले, अच्छा ये बताइए, अगर वार्षिक ब्याज मिलता, नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, अगर वार्षिक ब्याज मिलता, कौन सा ब्याज मिलता? वार्षिक ब्याज मिलता, तो आप बताइए वार्षिक ब्याज कितना मिल जाता? वार्षिक ब्याज कितना मिल जाता? 10 दूना का, और 10 दूना कितना प्रतिशत मिलता जी? 20%, ठीक है यहाँ तक में। अब बताइए, अब बोला है कि अर्धवार्षिक हो गया, कैसा हो गया जी? अर्धवार्षिक हो गया, तो बताइए अब 6-6 मंथ पे ही मिल जाएगा। जो साल में मिल रहा था अब कितने में मिलेगा? 6-6 मंथ में। अब बताइए 6-6 मंथ में जब मिलेगा तो जो ये 10% है, अब इसका आधा हो जाता है। ये कितना हो जाता है जी? आधा हो जाएगा। तो ये बात हो जाएगा 5%, ये हो गया 5%, अगले बार में 5%, चूँकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो सक्सेसिव लगाएंगे तो 5 और 5 का होता है आपका 10.25। उसी तरह से 5 और 5 का होता है 10.25%, और 10.25 और 10.25% का लगभग अप्रोक्स होता है 21.10 या 21.5% के आसपास होगा, इसके आसपास होगा। आप बताइए, पहले मिल रहा था 20%, पहले कितना मिल रहा था जी? पहले आपको मिल रहा था 20%, अब मिल रहा है 21.5%। तो अंतर कितने प्रतिशत का है? 1.5% का। और अंतर कितने प्रतिशत का है? 1.5% का। तो बताइए, ये है आपका मूलधन, और मूलधन का 5,000 का 1.5% करेंगे तो अप्रोक्स जो है 17.50 के आसपास आएगा। यही कहना चाह रहे हैं, इसके आसपास आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मामला आएगा, लेकिन अप्रोक्स जो है उतना ही आएगा। ठीक, चलिए उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको उतार लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कुछ नहीं करना है। वार्षिक ब्याज और अभी जो आया है आपका अर्धवार्षिक ब्याज, दोनों के बीच का अंतर, और दोनों के बीच का अंतर जो है जो मूलधन से आप निकाल लीजिए कि ब्याज कितना आता है। बस यही तो किए हैं, और क्या किया गया है। चलिए तो हटाएं, हटा दें, चलो। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। देखिए ए तथा बी ने एक बुटीक की शुरुआत में, अब कोई चीज़ शुरुआत किया है, में 35,000 और 56,000 का पूंजी निवेश किया है। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। अब बताइए ए अनुपात बी, ये जो है कितना निवेश किए हैं, तो निवेश किया है 35,000 ए ने, अनुपात बी ने कितना किया है जी, 56,000 किया है। कितना किया है जी, 56,000 किया है। आप बताइए अनुपात में जो कटता है उसको पहले ही क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, काट दें। तो अच्छा ही बताइए, अब भी फिर भी कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा। अब किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा। 7 5 35 और 8 7 56 हो गया, 5:8। आप बताइए अब जिस हिसाब से निवेश होता है उसी हिसाब से आपकी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो बताइए इसने बोला है कि ए ने कितना लाभ कमाया है जी, 45,000। आप बताइए ए ने लाभ कमा लिया कितना, 45,000। यानी कि 5 बराबर 45,000, तो एक बराबर कितना हो, या ये कितना गुना है, तो 9 गुना। अब छोड़ दीजिए ना, 1000 का छोड़ ही दीजिए। 5 नवा कितना होता है, 45, तो 8 नवा कितना हो जाएगा जी, 72। और बगल में कौगो जीरो है जी, 3 गो जीरो बढ़ जाएगा। अच्छा क्या पूछा है, बी का पूछा है, टोटल पूछा है, टोटल पूछा है, क्या पूछा है जी, टोटल पूछा है। तो आप बताइए 45,000 प्लस 72,000 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो ज्यों का त्यों उतर गए। 5 और 2 कितने हो गए, 7, और 7 4 कितने हो गए, 11। 11,000 11,000 कितना है जी, 45 है ना, 8 9 72, 1 2 3, 1 2 3 5 2 7, 7 4 11। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है जी, आंसर है, उतर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है थोड़ा समझिए 7 नंबर में, कि 6 संख्याओं का औसत जो है 30 है, ठीक है। यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और अंतिम 3 संख्या में प्रत्येक को 4 से कम कर दें तो नया औसत क्या होगा। यानी पहले से औसत उसका कितना है, 30 है। पहले से औसत कितना है जी, 30 है। वो बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं में 6 बढ़ा दिया जाए, यानी कि तीनों में 6 का संख्या में वृद्धि हुआ, यानी गुणा हुआ। और अंतिम 3 में 4 क्या कर दिया, अंतिम 3 में से 4 को कम कर दिया जाए, यानी 4 3 12 कम कर दिया जाए, तो टोटल कितना होगा। तो बताइए 6 18 माइनस 4 3 12 हो गए कितने, 6। अब 6 की वृद्धि हुई है, कितने पे वृद्धि हुई है जी, 6 की वृद्धि 6 में हुई है, यानी प्रत्येक को कितना मिला है, 1 मिला है। यानी कि पहले 30 था, अब जो है 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए जी, 31 हो गए। अब नया औसत क्या है जी, 31 हो गया है। यही आपका क्या है जी, आंसर है, ठीक। चलिए हाँ सर, हाँ क्लास में, हाँ अच्छा ठीक बा, क्लास के बाद फ़ोन कर देना, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया
वृद्धि कितने की हुई है जी? 1 की वृद्धि हो गई है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन ना। अगला है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 200 और 500 के बीच कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग दिया जा सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप पहले निकाल लीजिए, 500 से 7 से भागा दे दीजिए और 200 में 7 से भाग कर लीजिए। अब जो कुछ भी आएगा घटाकर वही आपका आंसर हो जाता है। अब बताइए 7 में अगर भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 7 49, 7 7 49 हो गया, तो बचा कितना? 1, 7 1 7 माइनस यहाँ होगा 7 दूना का 14, 7 दूना 14 हो गया 60, 8 7 56 हो गया 28। तो ये घटेगा तो 11 में से 8 गया तो 3, ये हो गया 6, 6 में से 2 घटा तो 4। आंसर कितना हो जाएगा जी? 43 हो जाएगा। अगला आंसर कौन सा हो जाएगा? 43 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102 और 134 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बात का खासा ध्यान रखा करिए कि बड़ी से बड़ी संख्या का अगर बात करें, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का जब भी बात करता है, इसका मतलब वो HCF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है जी? HCF की बात कर रहा है, महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी? महत्तम समापवर्तक का बात कर रहा है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया करिए। अच्छा ये बताइए 102 में से 36 गया तो कितना बचा? 34। कितना बचेगा जी? 34। और इधर भी अगर हम देखेंगे 68, तो आपका 12 में से 8 गया तो 4 और 10 हो गया है आपका 9, 9 में से 34। तो इसका HCF यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो सकती है वो कौन सी होगी जी? 34 होगी। यही आपका क्या होगा जी? आंसर होगा। आप उतार लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए, जिसके कारण अंकों का औसत 45 हो जाता है। तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या क्या होगी? आप बताइए। तो संख्या बराबर कि त्रुटि में हुआ औसत है कितना? तो टोटल 90 के जगह पे क्या हो गया है जी? 60 हो गया है। यानी अंतर कितने का हो गया है? 30 का। 90 के स्थान पे क्या अंकित हो गया है? 60। यानी अंतर कितने का पड़ा है? 30 का। और कितनों पर पड़ा है? तो कितनों पर पड़ा है जी? 100 छात्रों पर। कितनों पर पड़ा है? 100 छात्रों पर। इसके कारण जो औसत है वो कितना हो गया है जी? 50 से कितना हो गया है जी? 45 हो गया है। यानी अंतर कितने का हो गया? 5 का हो गया। तो 5 से जो कटता है काट दीजिए। कितने बार में? 6 बार में। तो संख्या बराबर या बच्चों की संख्या बराबर होगा 6 गुणा 100 बराबर हो गया कितना जी? 600। और यही आपका क्या होगा जी? आंसर हो गया। तो जो भी ऑप्शन में होगा, कौन सा ऑप्शन है जी? 600 यहाँ पे है, तो यही आपका क्या हो गया जी? आंसर हो गया। मैथ के जो 10 क्वेश्चन थे वो आपके क्या हो गए जी? समाप्त हो गए। आगे आपका नए क्वेश्चन इधर आपके SST वाले हैं और साइंस वाले हैं। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हटाएं, इसमें कुछ है नहीं। संख्या बराबर
परिवर्तन कितने का हुआ और औसत में कितने का अंतर है, तो वही आपका क्या आ जाता है जी, संख्या आ जाता है। चलो आगे आपका है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है जी, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगर तट पर स्थित, अगर तट पर स्थित अन्य कुछ अगर पूछा जाए, जैसे अगर कावेरी से पूछा जाता, किससे पूछा जाता, कावेरी से पूछा जाता, तो बोलते हम कि श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम किस नदी के किनारे हैं, तो कावेरी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं जी, कावेरी नदी के किनारे हैं। उसी तरह से अगर आपसे कहा जाता कि गंगा नदी पर, तो गंगा नदी के ऊपर में बसे हुए में आपका हरिद्वार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, हरिद्वार हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, पटना हो जाएगा। ये सब के सब जो है किस नदी के किनारे बसे हुए हैं जी, तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ें नए क्वेश्चन की ओर, हटाएं। अगला आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। अगला कौन सा है जी, 12 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट डॉट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, कब किया गया था जी, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था। जबकि पूर्ण रूप से अगर कहा जाए कि लागू कब किया गया, तो पूर्ण रूप से लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। ये क्या है जी, पूर्ण रूप से लागू है, ये पूर्ण रूप से लागू है। जबकि ये क्या है जी, आंशिक रूप से लागू है। कैसा लागू है जी, आंशिक रूप से लागू है। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगर संविधान सभा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन बने, अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे जी, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे जी, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। तो नए क्वेश्चन पे अगला बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला आपका है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे। जबकि सत्याग्रह चालू करने वाला व्यक्ति कौन है, तो महात्मा गांधी। दोनों में अंतर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विनोबा भावे। जबकि सत्याग्रह को चालू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है जी, महात्मा गांधी है। क्या नाम है जी, महात्मा गांधी। और दूसरे अगर पूछ दिया जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरे सत्याग्रही थे आपके जे.एल. नेहरू साहब। कौन थे जी, जे.एल. नेहरू। दूसरे कौन थे जी, जे.एल. नेहरू। अगला जो विनोबा भावे हैं, ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं जी, भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए हैं जी, तो भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। इसको हटाएं। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ है कि संवैधानिक कानूनी अधिकार के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है। तो ये जो है उच्च न्यायालय के पास होता है। किसके पास होता है जी, उच्च न्यायालय के पास होता है। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिट जारी करता है, अब उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा जी, रिट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 से। कौन से अनुच्छेद से जी, अनुच्छेद 32 से जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय जो है अपना रिट अनुच्छेद 226 से जारी करता है। किससे जारी करता है जी, अनुच्छेद 226 से जारी करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से एक दो पॉइंट और बता देते हैं। अनुच्छेद इनका महत्वपूर्ण है आपका 143। अनुच्छेद इसमें महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 143। ये
सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांग सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे सकता भी है, नहीं भी दे सकता है। अच्छा, अगर सलाह अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी तो राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, उससे केवल सलाह मान सकता है। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट को हम अभिलेख न्यायालय भी होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है जी? अभिलेख न्यायालय भी होता है। अभिलेख न्यायालय भी होता है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय भी होता है। चलिए तो आगे बढ़ें नए क्वेश्चन की ओर। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटाएं। चलो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि वेनेजुएला के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? लानोस के नाम से जाना जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। किस में है जी? अर्जेंटीना में है। अब बताइए, टीना को अर्जेंट कुछ चीज़ हो गया तो इसको पंप मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? अब किसी को अगर चोट लग जाता है, गिर जाता है, हाथ फूल जाता है, मतलब कि चोट लग गया, बोल नहीं रहा है, तो उसको ऐसे पंप दिया जाता है, हवा दिया जाता है। तो वैसे ही है, टीना को अर्जेंट है तो इसको पंप दिया गया का मतलब है कि अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है जी? पंपास घास का मैदान है। कौन सा मैदान है? पंपास घास का मैदान है। और भी अगर घास के मैदान में देखा जाए, जैसे सवाना घास का मैदान। कौन सा मैदान जी? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ है जी? अफ्रीका में है। बताइए, फ्री का सामान रहेगा तो सब आएगा कि नहीं आएगा? अफ्रीका मतलब सब है, फ्री का है तो सब आओ। तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। साथ साथ में एक और घास का मैदान है अफ्रीका में, वेल्ड। एक और घास का मैदान है, कौन सा है जी? वेल्ड है। कौन सा घास का मैदान है जी? वेल्ड है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स का घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है जी? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो ऑस्ट्रेलिया में गेंद बाउंस करने लगती है। स्टार्क मारता है ना, गेंद क्या करेगा? धाएं धाएं ऐसे निकल जाता है, बाउंस करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में गेंद बाउंस है तो वहाँ डाउन्स है। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? डाउन्स कहते हैं। जबकि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए में, अमेरिका में जो घास का मैदान है उसको प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रेयरी कहते हैं। चलिए आप इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लास ले देनी क्लास। चलिए तो हटाएं, लिख लिए होंगे, आगे बढ़े। अगला है आपका कि जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? देखिए, तो जल से होने वाली यानी दूषित जल से होने वाली बीमारी जो है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो कालरा है। कौन सा है जी?